हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बेसिकली रॉ वाटर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ वाटर के बारे में। मतलब बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो केमिकल नेचर या फिर केमिकली जो वाटर की क्वालिटी होती है उस वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जैसे अब मैंने लास्ट क्लास में आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में बताया था, तो मैंने एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था कि टोटल सॉलिड्स जो हैं वो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सेटलेबल और सस्पेंडेड सॉलिड्स की फॉर्म में आते हैं, राइट। तो उसी में टोटल सॉलिड्स केमिकल नेचर को इंडिकेट करते हैं। टोटल सॉलिड्स के अलावा क्लोराइड कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट है, पीएच वैल्यू है, अल्कैलिनिटी, हार्डनेस, डिसॉल्व्ड गैसेस, डिसॉल्व्ड मिनरल्स बोल सकते हो और मेटल्स बोल सकते हो इसकी जगह पे, राइट। इसके अलावा हमारे पास फ्लोराइड कंटेंट है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पानी के बेसिकली केमिकल नेचर को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग अब आज की क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे केमिकल नेचर इंपैक्ट डालता है वाटर की क्वालिटी के ऊपर, क्या क्या इससे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे इनका मेजरमेंट होगा, और मेजरमेंट के साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि क्या इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन होगा। ये सब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, या फिर आप ये लिख सकते हैं इसमें केमिकल पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले है मेरे पास टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीडीएस, राइट। अब देखिए, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, या अगर मैं टीडीएस की बात करता हूं तो बेसिकली टीडीएस को हम लोग टीडीएस से समझते क्या है। ये बोलता है पानी में जितने भी सॉलिड्स हैं, the total amount of solids present in dissolved form to the water, जो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में पानी के प्रेजेंट होंगे, इनको नाम दिया जाता है टीडीएस। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग बेसिकली जब भी अपने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जो वाटर प्यूरिफायर की एड्स आती हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी के अंदर, वाटर प्यूरिफायर के अलावा जैसे आरओ की एड्स आती हैं जो, तो उनमें बेसिकली क्या होता है, उनके अंदर वो हमेशा ये बताते हैं कि टीडीएस को कंट्रोल किया जा सकता है, इनमें टीडीएस मीटर है, ज्यादा कम। तो बेसिकली टीडीएस क्या करता है, पानी के टेस्ट को अफेक्ट करता है। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की वजह से अगर मैं इफेक्ट्स की बात करता हूं ना, तो इसमें जो मेजर इफेक्ट मुझे देखने मिलता है वो इसका टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर। क्योंकि देखो, इन तीनों में टेस्ट एंड ऑर्डर हमने एक साथ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जो हैं वो पानी के टेस्ट और ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ में हमने जब कलर के बारे में पढ़ा था, तो कलर में भी मैंने आपको बताया था, कलर की हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, जिसमें हमने दो टाइप में कलर को बांटा था। एक था ट्रू कलर और दूसरा था एपरेंट कलर। तो ट्रू कलर वाज ड्यू टू टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स ओनली। तो बेसिकली जो टीडीएस है, टीडीएस की वजह से मुझे इफेक्ट्स कौन से देखने मिलेंगे, तो वो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, टेस्ट है, टेस्ट के अलावा ऑर्डर है, ऑर्डर के अलावा कलर है, राइट। इसके बाद में अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मैं एक बार ये लिखता हूं, टोटल सॉलिड्स। ये वाला पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में, कि जितने भी हमारे टोटल सॉलिड्स होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, dissolved solids, second is settlable solids, settlable solids के अलावा थर्ड आते हैं suspended solids। वैसे तो कोलॉइडल भी होते हैं, बट कोलॉइडल को हम लोग सिर्फ, आप ये बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिवली वाइज हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ में रखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है साइज का, वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे उसे। तो अभी फिलहाल टोटल सॉलिड्स को मैंने मेजर जो है, मेजर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है या डिवाइड किया है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सेटलेबल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखो, आपको मेजर करना है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को मेजर करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड तो खास तौर पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, नो डाउट मैं इनडायरेक्टली जरूर मेजर कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। अब देखिए, इनडायरेक्टली कैसे होगा, अगर हम लोग किसी भी कारण से, अगर मैं बता दूं कि टोटल सॉलिड्स कितने हैं पानी में, अगर हमें पता लग जाए कि पानी में टोटल सॉलिड्स कितने हैं,
और इसी के साथ में हम लोग सेटलेबल और सस्पेंडेड सॉलिड्स कैलकुलेट कर लें, तो हम लोग टोटल सॉलिड्स में से अगर ये दोनों सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर दें, सेटलेबल भी और सस्पेंडेड भी, दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा डिसॉल्व्ड सॉलिड्स मिल जाएगा मुझे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, करंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि टोटल सॉलिड्स को कैसे मेजर किया जाएगा, टोटल सॉलिड्स को कैसे मेजर करेंगे। देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इन तीनों सॉलिड्स को मेजर करने के लिए ना सेम सोर्स से, मान लो एक सोर्स है, एक तालाब है, जिस तालाब के पानी के आपको सॉल्ट कैलकुलेट करने हैं, सॉलिड्स कितने हैं, तो आपने सेम सोर्स से 2 सैंपल लिए। पहले सैंपल को हम लोग इवेपोरेट करेंगे। पहले सैंपल पे बस क्या करना है, आप हीट दो ताकि वाटर इवेपोरेट हो जाए। तो आफ्टर इवेपोरेशन जितने भी सॉलिड्स पानी के, जो भी पानी में सॉलिड्स प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे सॉलिड्स उसी कंटेनर में रह जाएंगे, क्योंकि पानी तो जो लिक्विड था वो तो इवेपोरेट हो गया, वाटर। तो इनडायरेक्टली अब पानी में जो भी सॉलिड्स बचे उस कंटेनर में, वो कौन से सॉलिड्स थे, टोटल सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट तो यही है यहां से कि टोटल सॉलिड्स आर मेजर्ड बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, राइट। टोटल सॉलिड्स को हम जब भी मेजर करते हैं, हम हमेशा टोटल सॉलिड्स को इवेपोरेशन प्रोसेस से मेजर करते हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब एक सैंपल ने तो बता दिया मुझे टोटल सॉलिड्स, तो मतलब मैं यहां पे ये लिख दूं, टोटल सॉलिड्स मेजर्ड बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक। अब आता है अपने पास में, एक है सेटलेबल सॉलिड्स और सेटलेबल के अलावा दूसरा है सस्पेंडेड सॉलिड्स। इनको कैसे मेजर करेंगे, देखो सेटलेबल से शुरुआत करते हैं। मैंने बताया 2 सैंपल लेंगे, पहले सैंपल को तो इवेपोरेट करा दिया और इवेपोरेशन से मिल गए टोटल सॉलिड्स। अब जो दूसरा सैंपल था, सेकंड वाला सैंपल, उस सेकंड वाला सैंपल से सबसे पहले सेटलेबल सॉलिड्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो टेक्निक आएगी, उस टेक्निक को नाम दिया जाता है ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, ग्रेवियोमेट्रिक प्रोसेस या फिर ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। तो मतलब अगर सेटलेबल सॉलिड्स को मेजर करना हो तो सेटलेबल सॉलिड्स को हम कौन सी टेक्निक से मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से। देखो ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक में एक कोन यूज होता है, जिस कोन को हम लोग लिखते हैं इम्होफ कोन। एक कोन इज यूज्ड व्हिच इज नोन एज इम्होफ कोन। देखो इस तरीके का एक कोन है, एक कांच का एक सिंपल सा एक कोनिकल अरेंजमेंट है, राइट, जिसमें यहां पे स्केल बना हुआ है, यहां पे इसमें स्केल बना हुआ है, राइट। और इसको नीचे क्या करते हैं, इसको मेटल के कंटेनर पे रख देते हैं। हमने इसके मेटल के कंटेनर पे इसको रख दिया। अब इसके अंदर पानी ऐड करो, तो अब लगभग 30 मिनट का डिटेंशन पीरियड, वैसे तो एक्चुअल में जो डिटेंशन पीरियड इम्होफ कोन का माना जाता है वो थियोरेटिकली हम लोग लेते हैं 30 मिनट्स टू 120 मिनट्स, आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में। बट रॉ वाटर के लिए क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होती है तो 30 मिनट में काम चल सकता है, और वेस्ट वाटर के लिए हम लोग 120 मिनट तक ले सकते हैं। तो 30 मिनट के आसपास हमने क्या किया, अब पानी को इसमें डाल के 30 मिनट तक अनअटेंडेड छोड़ दिया। तो जब अनअटेंडेड छोड़ेंगे इसमें, तो जितने सॉलिड पार्टिकल्स होंगे हैवी, वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ गए, और ऊपर से हम लोग वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे जो सॉलिड्स मुझे बचेंगे, इन सॉलिड्स को हम लोग ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद में ये रिप्रेजेंट करेगा सेटलेबल सॉलिड्स को। तो इनडायरेक्टली देखिए, एक सैंपल से इवेपोरेशन से टोटल सॉलिड्स कैलकुलेट हुए, दूसरे सैंपल से सेटलेबल से, मतलब सेटलेबल सॉलिड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक को यूज किया और इम्होफ कोन को यूज किया। 2 क्वेश्चन है यहां से, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक एंड इम्होफ कोन। चाहे ड्रिंकिंग वाटर आ जाए चाहे वेस्ट वाटर आ जाए, ध्यान रखना है कि आंसर जो होएगा, जो भी डिवाइस की मेजरमेंट आएगी ना, डिवाइस का नेम आएगा, वो आंसर आपको देना है इम्होफ कोन। फिर देखिए, अब जो पानी यहां से कलेक्ट किया था, उस पानी में सेटलेबल सॉलिड्स तो चले गए हैं, अब कौन कौन से रह गए, सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंडेड को तो कर सकते हैं। सस्पेंडेड को मेजर करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है लास्ट क्लास तो प्लीज पहले वो वाली क्लास देखिए, लास्ट की दोनों क्लासेस, ताकि आपको क्लियर हो जाए उसमें कि हमने बेसिकली हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की, राइट। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था सस्पेंडेड सॉलिड्स को मेजर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स आर मेजर्ड बाय
फिल्टरेशन टेक्निक। तो फिल्टर पेपर से हम लोग फिल्टरेशन टेक्निक से सस्पेंडेड सॉलिड्स को मेजर करेंगे। और एक बार अगर मुझे सस्पेंडेड सॉलिड्स की क्वांटिटी भी पता लग गई तो हम लोग टोटल सॉलिड्स में से सेटलेबल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स को सब्ट्रैक्ट करके भी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बता सकते हैं। तो बेसिकली डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मेजरमेंट न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ टोटल सॉलिड्स से सेटलेबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स के फॉर्म में की जा सकती है। ये तो हो गया बेटा पहला मेथड जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली टीडीएस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरा भी इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी हम लोग बेसिकली पानी में जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स आयंस प्रेजेंट होंगे, पानी में से करंट उतना ज्यादा पास करेगा। अब देखिए पानी के अंदर अगर सोल्ट को मिला दें तो केमिस्ट्री ये बोलती है कि सोल्ट क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो इनडायरेक्टली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स क्या करेंगे, आयंस में टूट गए, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज होगा, आयंस होंगे, तो इसका मतलब करंट उतना ज्यादा पास होगा। तो बेसिकली पानी में से अगर हम करंट को पास करें और वाटर की कंडक्टिविटी मेजर कर लें, जितना ज्यादा करंट पास करेगा, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगी, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली टीडीएस को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर ऑल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट है TDS can be measured in terms of electrical conductivity of water. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब ऐसा नहीं है कि जितना पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उतना ही टीडीएस होगा, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। टीडीएस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक रिलेशन है। टीडीएस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हमेशा मेजर किया जाएगा वाटर की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि हम लोग उसका टीडीएस मेजर कर सकें, इनटू 0.65। दैट मींस 65% ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट्स टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। और कंडक्टिविटी की मेजरमेंट यूनिट की बात करूं तो ये तो हमको बताइए, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे, कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मेजरमेंट यूनिट होती है मोह, ओम का इनवर्स मोह, MHO, राइट। तो ये हमेशा कैलकुलेट कब होगा, ये हमेशा हमें कैलकुलेट करना जब पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये था बेटा मेरे पास में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसमें हमने बेसिकली पता किया कि किस तरीके से टीडीएस को मेजर किया जा सकता है। अब आगे इसी में अगर बात की जाए एक और पॉइंट की, तो इनके अब लिमिट्स क्या क्या हैं, क्योंकि देखिए जो भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं हम जरूर पढ़ते हैं कि इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या है और कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है। तो अगर मैं इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करता हूं, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टीडीएस, इट इज 500 मिलीग्राम्स पर लीटर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, मिलीग्राम पर लीटर एंड पीपीएम आर इक्वल। 1 मिलीग्राम पर लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ppm। तो इनडायरेक्टली हम लोग इसको 500 ppm भी लिख सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पेपर में वैसे भी आ सकता है। एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद में फिर आता है कॉज फॉर रिजेक्शन। कॉज फॉर रिजेक्शन, और कॉज फॉर रिजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो कॉज फॉर रिजेक्शन रहेगा मेरे पास में 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इसका मतलब 2000 ppm से ज्यादा, जैसे ही टीडीएस की वैल्यू 2000 ppm से ज्यादा हो जाएगी, हमारा जो वाटर है दैट विल बी अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और हम उस वाटर को रिजेक्ट करेंगे। दैट मींस दैट विल बी अंडरगोन फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये तो था हमारे पास में फर्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में जो नेक्स्ट है सेकंड इज क्लोराइड कंटेंट।
सेकेंड इज क्लोराइड कंटेंट। अब देखिए क्लोराइड कंटेंट के बारे में सबसे पहले तो हम लोग क्लोराइड कंटेंट में इसके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पहले बात करते हैं कि क्लोराइड कंटेंट के कौन कौन से सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, सोर्सेज के बाद में इफेक्ट्स पढ़ेंगे और इफेक्ट्स के बाद में फिर आगे इनका मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सोर्सेज से। ध्यान दीजिए इसके सोर्सेज की अगर बात की जाए तो बेसिकली क्लोराइड कंटेंट, देखिए क्लोराइड आपको किसमें मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कहीं ना कहीं सॉल्ट के अंदर है। तो सबसे पहले अगर क्लोराइड कंटेंट के सोर्सेज की बात की जाए तो इसके सोर्सेज रहेंगे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या फिर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, पहला, ठीक है। अब डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स के बाद आगे अगर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स मेजर मुझे मिलते कहां से हैं, तो ये मिलते हैं मुझे एग्रीकल्चरल एंड इंडक्टिव, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं इन एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये है मेजर हमारे पास में सोर्सेज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सोर्सेज के बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। What are the major effects of chloride content? अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो देखिए क्लोराइड कंटेंट अगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास डिस्कस करूं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी टेस्ट एंड ऑर्डर, जिसमें क्लोराइड क्या करता था, बाकी सभी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड्स बनाता था, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बताया था मैंने, ध्यान होगा आप सबको, राइट। आप नोट्स भी अपना एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। अब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। तो इफेक्ट्स में अगर बात करें तो इफेक्ट्स में मेरे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, राइट। ये बन गया मेरे पास में इफेक्ट्स ऑफ क्लोराइड कंटेंट। अब इफेक्ट्स के बाद में नेक्स्ट इज मेजरमेंट। एक चीज और ध्यान रखना, देखिए जो हमारी फिजिकल पैरामीटर्स थे, जो हमने फिजिकल पैरामीटर्स पढ़े थे, उन सबकी यूनिट्स थी अलग अलग। जैसे टेस्ट ऑर्डर को मेजर किया था टोन में, कलर को मेजर किया था TCU में, टर्बिडिटी के लिए हमने JTU पढ़ा, NTU पढ़ा, FTU पढ़ा, मिलीग्राम्स पर लीटर पढ़ा, राइट। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे आपको क्या करना है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, सबकी यूनिट्स रहेंगी मिलीग्राम्स पर लीटर या फिर ppm, वो तो दोनों एक ही बात है, राइट। लेकिन यहां पे आपको मेथड के नेम्स याद जरूर करने हैं बेटा। इसमें खास तौर पे अगर मैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करूं ना, तो यहां पे हमारे पास में जितने भी हम मेथड के नेम पढ़ेंगे, जैसे सबने सुना होगा आई एम श्योर कि जैसे हार्डनेस को मेजर करने के लिए हम EDTA मेथड को यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एंड लगभग ये सभी को पता होता है। तो जो EDTA है वो EDTA मेथड का नेम है। ऐसे ही मेथड के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं, राइट। आगे अगर मैं बात करता हूं मेथड की रिएक्शंस कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, खासतौर पे अपने JEE लेवल के बेसिक एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ थोड़ा बहुत ये है कि कुछ एक रिएक्शंस हैं जिनकी बैलेंसिंग आ सकती है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे एलम्स के ट्रीटमेंट वगैरह में वो हम लोग उनको याद कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, राइट। यहां से सिर्फ आप समझे इसे, जो मैं मेजरमेंट टेक्निक्स बता रहा हूं, जो मेथड्स बता रहा हूं, मेथड्स के नेम इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस या केमिकल्स के नेम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते हैं हमारे पास। बस हाँ इतना है, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए इनको समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो क्लोराइड कंटेंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, दैट method is known as Moore's method. This point is very important from examination point of view. Chloride content is measured by Moore's method. Very important. ठीक। अब बेसिकली Moore's method मेजर कैसे करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब जितने भी हमारे क्लोराइड आयंस हैं, अब पानी में आपने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, अगर क्लोराइड आयंस हुए पानी के अंदर, राइट, ये जो क्लोराइड है ये कहां से मिलेंगे मुझे, वाटर के सोर्स से, वाटर के सैंपल से, ठीक है। अगर क्लोराइड हुए फिर तो ये रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, और अगर
क्लोराइड्स नहीं हुए तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा और इनडायरेक्टली हमारे पास में प्रेसिपिटेट्स या फिर कलर की फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां से बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रेट आयंस। अब सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो पानी के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की साइड में। ठीक है, अब दोबारा से सुनो, सबसे पहले एक सैंपल लिया वाटर का सैंपल, उसमें कुछ अमाउंट, कुछ ड्रॉप्स हमने डाल दी सिल्वर नाइट्रेट की। अगर उसमें क्लोराइड प्रेजेंट था पानी में तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगी और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और अगर क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट नहीं था तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब भी रिएक्शन नहीं हुई, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो इसका मतलब पानी में क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, इसने मुझे ये तो बता दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं कि पानी में क्लोराइड प्रेजेंट है, लेकिन कितना है अभी ये भी वो नहीं बता पाया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बने थे, खास तौर पे मैं सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करता हूं तो इसमें हम लोग पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। अब इसको कैसे मिलाना है पोटेशियम क्रोमेट को, आपको मिलाना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, टाइट्रेशन रिएक्शंस, टाइट्रेशन बोलते हैं इसे। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग जब अपने लैब्स के अंदर जाते थे, खासतौर पे 11th-12th क्लास में, इनफैक्ट 9-10 से ही स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें क्या होता है, एक ब्यूरेट और पिपेट अरेंजमेंट होता है। ऊपर की साइड में एक काफी बड़ी एक कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें केमिकल डालते हैं, नीचे से टैप अरेंजमेंट होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग उस केमिकल को यूज करते हैं, वो टाइट्रेशन है। तो इसमें क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट थे उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना स्टार्ट करो। अगर पोटेशियम क्रोमेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड बनाएगा, इनके साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सिल्वर क्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, एग्जाम में बैलेंसिंग कभी नहीं आती है, तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि बैलेंसिंग की बजाय आप इसके सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में जाने कि किस तरीके से इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड में जो हमारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स थे, इन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ने पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके बनाया सिल्वर क्रोमेट एंड KCl। और ये जो सिल्वर क्रोमेट है इसका कलर होता है डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर, बेसिकली ब्राउन टाइप का कलर इसके अंदर फॉर्म होता है। ठीक, तो इनडायरेक्टली सिल्वर क्लोराइड जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट में। तो वो अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्रोमेट जिसने क्या किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट को रेड प्रेसिपिटेट या फिर ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया, दैट क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट क्लोराइड कंटेंट। इसका पोटेशियम क्रोमेट का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ इन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को रेड प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट करने में, दैट कन्वर्जन, वो जो कन्वर्जन वहां पे एग्जिस्ट हुआ था, तो उसके लिए जितने केमिकल की कंजम्पशन हुई थी वो रिप्रेजेंट करेगा पानी में कितना क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है। ये क्लोराइड कंसंट्रेशन पानी में बताएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किसी क्लोराइड कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोराइड कंटेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर किया जाता है यूजिंग मोहर्स मेथड, राइट। अब बेटा क्लोराइड कंटेंट की खासतौर पे अगर मैं बात करूं तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इसके मेथड का नेम। वो मेथड का नेम है मोहर्स मेथड। अब आगे अगेन इसकी भी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन तो हो गई, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन। इसकी अगर एक्सेप्टेबल लिमिट की बात की जाए तो क्लोराइड कंटेंट की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 250 मिलीग्राम्स पर लीटर, 250 मिलीग्राम्स पर लीटर, 250 मिलीग्राम पर लीटर। अगर कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करता हूं तो कॉज फॉर रिजेक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करता है यहाँ पे 1000 मिलीग्राम्स पर लीटर। ये वाले दोनों पॉइंट्स गेट में काफी बार पूछे जा चुके हैं कि क्लोराइड कंटेंट को मेजर करते हुए इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, इनका कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है, ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में आज तक पूछा गया है। तो ये भी पॉइंट्स आपको दोनों याद रखना है,
राइट। तो ये था बेटा मेरे पास में कि सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है कि क्लोराइड कंटेंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसका बेसिकली सोर्सेस क्या है, सोर्सेस के साथ में इनके इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स के साथ में हमने आगे जाना इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन के बारे में, राइट। आगे बढ़ेंगे, अब आगे हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होगा इससे, और थर्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट को। थर्ड वन विल बी नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट। अब देखिए पानी में जब भी नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होगा ना, तो ये नाइट्रोजन कंटेंट कभी भी डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होता, ये नाइट्रोजन कंटेंट टोटल 4 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन सी 4 फॉर्म्स होंगी इसके बारे में ही बात करते हैं। इनफैक्ट उससे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक पॉइंट ये जरूर बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन कंटेंट पानी में बताता है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को। इट रिप्रेजेंट्स the presence of organic matter to the water। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कौन कौन सी फॉर्म्स में नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है, फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट। और बेटा नाइट्रोजन कंटेंट टोटल 4 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहली जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ए पार्ट आप लिख सकते हैं, दैट इज फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया। इसके बाद में सेकेंड अगर है मेरे पास में, तो सेकेंड रहेगा ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं एल्बुमिनॉइड्स। एल्बुमिनॉइड्स, ठीक है। तो ये दोनों हो गए फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया। थर्ड वन इज सी पार्ट इज नाइट्राइट्स एंड डी इज नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्री अमोनिया से। पानी में अगर फ्री अमोनिया प्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स रीसेंट पॉल्यूशन टू वाटर। रीसेंट पॉल्यूशन टू वाटर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया कि नाइट्रोजन कंटेंट रिप्रेजेंट करता है पानी में ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन को। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये इसका भी तो आइडिया होना चाहिए। देखिए बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर तो अब देखो पूरी एनवायरनमेंट में हम लोग इस टर्म को यूज करने वाले हैं आगे कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। ऑर्गेनिक मैटर का रिप्रेजेंट है, मतलब है बेसिकली वो मैटर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अपने टेक्निकलिटी को अगर हम लोग अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, या खास तौर पे मैं इससे रिलेट अगर करके चलता हूं ना, तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर मानते हैं कि बेसिकली वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जो एनिमल के जो वेस्ट हो गए, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट के अलावा जो डेड सेल्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे इंडिकेट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके खुद को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, खुद को खत्म करते जाते हैं। तो ये बोलता है कि पानी में अगर फ्री अमोनिया प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है रीसेंट पॉल्यूशन टू वाटर। इसका मतलब अभी अभी पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन हुआ है, तो जो पहली फॉर्म बनेगी उस पहली फॉर्म को नाम दिया जाएगा फ्री अमोनिया। राइट, अब ये तो समझ में आ गया मुझे फ्री अमोनिया। अब इसको मेजर कैसे करते हैं ये भी तो जरूरी है। तो हम लोग फ्री अमोनिया को मेजर करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं इसको बोलते हैं बॉइलिंग। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वाटर को सिंपल जो भी अपना पानी है ना, उस पानी को हम बॉइल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम पानी को बॉइल करते जाएंगे बेसिकली, तो बॉइल करने के साथ में क्या होगा, अमोनिया गैस बनेगी और वो अमोनिया गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग उस अमोनिया गैस को मेजर करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस एक्चुअल में फॉर्म होती है बॉइलिंग से। जितना अमाउंट की अमोनिया गैस बनेगी वो रिप्रेजेंट करेगा फ्री अमोनिया को। तो बेसिकली फ्री अमोनिया कैसे होगा मेजर,
इट इज मेजर्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, फ्री अमोनिया इज मेजर्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। हाँ, तो मैं अब बता रहा था आपको कि मेजर्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग के बाद में आपको नोट क्या करना है, आपको अमोनिया गैस को नोट करना है। तो आगे लिखेंगे अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड, कि बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग मेजर करेंगे, राइट। तो देखिए, फ्री अमोनिया में आई थिंक मुझे समझ में आया है। अब फ्री अमोनिया के लिए बेटा इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट भी तो एग्जिस्ट करेगी। तो इनमें से किसी का भी कॉज फॉर रिजेक्शन नहीं है, सबकी है एक्सेप्टेबल लिमिट्स ओनली। अगर मैं फ्री अमोनिया की बात करता हूं तो फ्री अमोनिया की एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.15 मिलीग्राम्स पर लीटर। 0.15 मिलीग्राम्स पर लीटर तक का फ्री अमोनिया पानी के अंदर परमिसिबल है, ठीक। ये था मेरे पास में फ्री अमोनिया। अब फ्री अमोनिया के बाद में अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर एल्बुमिनॉइड्स। ये क्या इंडिकेट करता है, पानी में आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया। अब ऐड करने के बाद में कुछ टाइम तो देखो किसी भी मटेरियल को, किसी भी केमिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियर होने में कुछ टाइम तो लगता ही है, और जब भी कुछ टाइम लगेगा तो इसका मतलब उसको रिएक्शन स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होगी, डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट होगा, वो इंडिकेट करेगा ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर एल्बुमिनॉइड्स को। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक अमोनिया या एल्बुमिनॉइड्स की कंसंट्रेशन कौन बताएगा, इसकी कंसंट्रेशन मुझे बताएगा जब भी इनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक मैटर की, तो वो इसके क्वांटिटी को, इसकी इंडिकेशन देगा। तो हम लोग ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर एल्बुमिनॉइड्स में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ decomposition reactions of organic matter, present in water, ठीक। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, अब देखो इसको कैसे मेजर करना है, मैंने बताया कि हम लोग फ्री अमोनिया को कैसे मेजर करेंगे, बॉइलिंग से। इसको भी मेजर करेंगे बॉइलिंग से। अब लेकिन इसमें बॉइलिंग ऐसे नहीं करनी, इसमें क्या करना है, जो पहले से बॉइल्ड वाटर था उसको दोबारा से बॉइल करो। मतलब यहां पे अगर आता है ऑर्गेनिक अमोनिया को कैसे मेजर करेंगे, तो आप बॉइलिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रीबॉइलिंग ऑफ ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर। जब इसको दोबारा से बॉइल करना है तो उसमें आप लोग एक केमिकल ऐड करेंगे, जो केमिकल होगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ड्रॉप्स जब हम ऐड करते हैं और उसके बाद में जब वाटर को दोबारा से बॉइल करेंगे तो फिर से उसमें अमोनिया गैस निकलेगी। अब जितनी अमोनिया गैस रिलीज होगी वो इंडिकेट करेगा ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर एल्बुमिनॉइड्स को। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट आएगा कि हम लोग ऑर्गेनिक अमोनिया को कैसे मेजर करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं रीबॉइलिंग। इट इज मेजर्ड बाय रीबॉइलिंग ऑफ ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर। रीबॉइलिंग ऑफ ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर आफ्टर एडिशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, आफ्टर एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके लिए एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर एल्बुमिनॉइड्स की एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.3 मिलीग्राम्स पर लीटर, 0.3 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो दो फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। पहली फॉर्म थी हमारे पास में फ्री अमोनिया और दूसरी फॉर्म थी ऑर्गेनिक अमोनिया। इसी में छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप नोट बना के लिख सकते हैं इस पॉइंट को। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया, जो भी फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया होगा जब हम इनको ऐड करते हैं, मैंने बताया फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया
इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं, इट इज नोन एज कझैल अमोनिया। कझैल अमोनिया, ये पॉइंट भी काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, बहुत एग्जाम्स इस पॉइंट को कवर करते हैं, जिस पॉइंट में आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि कझैल अमोनिया क्या है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया को हम लोग नाम क्या देते हैं, देन इट विल बी नोन एज कझैल अमोनिया। अब पढ़ते हैं जो हमारा सी टाइप है, जो थर्ड टाइप है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट का, दैट इज नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स देखो वापस से अगर बढ़ते हैं तो मैंने बताया फ्री अमोनिया पोल्यूशन के रीसेंसी को ऐड करेगा, कि जैसे जस्ट अभी पोल्यूशन हुआ पानी में तो फ्री अमोनिया, कुछ देर हो गई ऐड हुए, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई तो रिएक्शन जब भी जस्ट स्टार्ट हुई तो वो किसने बताया, ऑर्गेनिक अमोनिया ने। अब नाइट्राइट्स क्या बताएगा, नाइट्राइट्स बताएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो थी ये पार्शियल हो चुके हैं, मतलब कुछ रिएक्शन हो गई हैं, कुछ रिएक्शंस चल रही हैं और कुछ रिएक्शंस होंगी आगे। तो ये इंडिकेट करेगा, नाइट्राइट्स इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को शॉर्ट फॉर्म में ओएम लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए जब भी पार्शियली डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। कुछ लोगों ने नाम सुना भी होगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, एनारोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, इस तरीके से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो उनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को। अब पानी में रिएक्शंस चल रही हैं, कुछ रिएक्शंस हो गई, कुछ रिएक्शन होंगी, कुछ रिएक्शंस अभी हो रही हैं, इसका मतलब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। अब पानी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो इसको कैसे हम लोग, क्या इस पानी को पीने लायक यूज कर सकते हैं, मतलब इस पानी को हम पीने के लिए यूज करेंगे, कभी भी नहीं। तो इसी कारण से इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है 0 ppm या फिर 0 मिलीग्राम्स पर लीटर। दैट मींस नाइट्राइट्स जो है ये पानी में बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसे। नाइट्राइट्स को हम लोग कभी भी परमिसिबल कंसीडर नहीं करते वाटर के अंदर, राइट। अब इसके बाद में नाइट्राइट्स को मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए जो हमने कलर में पढ़ा था वही आप याद रखेंगे, कलर मैचिंग टेक्निक, राइट। नाइट्राइट्स भी आ जाए चाहे नाइट्रेट्स आ जाए, दोनों को मेजरमेंट जब भी होगा, इन दोनों का मेजरमेंट होता है कलर मैचिंग टेक्निक से, जिसमें हम लोग डिफरेंट कलर्स के जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं उनको यूज कर सकते हैं और उनके बेसिस पे हम लोग आगे अपने क्वांटिटीज को बता सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन नाइट्राइट्स का या नाइट्रेट्स का पानी में प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रेट्स है ये नाइट्रेट्स क्या इंडिकेट करता है, नाइट्रेट्स इंडिकेट करता है, जैसे नाइट्राइट्स ने तो क्या बताया, पार्शियली डिकम्पोज ना, नाइट्रेट्स बताएगा फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो नाइट्रेट्स इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब नाइट्रेट्स ने बताया फुल्ली डिकम्पोज, इसका मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर था कहीं ना कहीं वो सारा का सारा डिकम्पोज हो गया, तो सारी रिएक्शंस हो गई, उसके सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो खत्म हो गए। और इसका मतलब पहले कभी होता था, सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, वो पूरा स्टेबल हो चुका है और जो हमारा पानी है ये सेफ है, पीने लायक है, राइट। तो इसी कारण से हम लोग नाइट्रेट्स की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट इन सबके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, दिस इज 45 मिलीग्राम्स पर लीटर। देखिए पहले वाली जो दो थी वो पॉइंट्स में थी, फर्स्ट थी 0.15, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 15, 30, 45 गलत है। पहला है 0.15, दूसरा है 0.3, तीसरा है 0 एंड फोर्थ, इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है नाइट्रेट्स 45, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता बॉडी के ऊपर, राइट। इसी में देखो फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब पहले पोल्यूशन हुआ होगा, पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो चुका है आज के टाइम पे। तो यही क्या इंडिकेट करता है, यही बोलता है कि जो नाइट्राइट्स होते हैं ना, ये नाइट्रेट्स इंडिकेट करते हैं बेसिकली ओल्ड पोल्यूशन टू वाटर। तो एग्जाम में अगर ये भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा
फोम ऐसी है जो ओल्ड पोल्यूशन टू वाटर इंडिकेट करेगी, तो वो फोम रहेगी मेरे पास में नाइट्रेट्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास में नाइट्रेट्स के बारे में। अब इसी नाइट्रेट्स थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसे नाइट्रेट के अंदर। वो ये बोलता है कि जो नाइट्रेट्स हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए पानी के अंदर, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए पानी में, तो ये प्रॉब्लम, एक डिजीज क्रिएट करता है। उस डिजीज को नाम दिया जाता है ब्लू बेबी डिजीज। अगेन ऑब्जेक्टिव में ये वाला पॉइंट भी काफी बार आता है एग्जाम में। ब्लू बेबी डिजीज को मेजर हम लोग, अब नॉट मेजरमेंट, ब्लू बेबी डिजीज किसकी वजह से होती है, तो ये है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से। ठीक, होता क्या है इसके अंदर, ये जो डिजीज है ये सिर्फ इन्फेंट्स में होती है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं खास तौर पे, उनमें क्या होता है, अगर नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये नाइट्रेट्स जो हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन है इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में ये एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को नाम दिया जाता है मिथेमोग्लोबिनीमिया। मिथेमोग्लोबिनीमिया। अब ये जो कंपाउंड है मिथेमोग्लोबिनीमिया, ये होता है ब्लू कलर का, और धीरे धीरे जो बॉडी है वो बॉडी ब्लू कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड एक ऐसा रिजल्ट भी मुझे देखने मिलता है कि जो बेसिकली जो पूरी बॉडी जब ब्लू हो गई थी तो शायद बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली ये जो डिजीज है ब्लू बेबी डिजीज, ये सिर्फ आपको इन्फेंट्स में देखने मिलेगी, न्यूली बॉर्न बेबीज में देखने मिलेगी, जिससे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी मिथेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, अब देखो नाइट्रेट्स में अगर मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कवर हो सकते हैं, नॉट ओनली इन जेईई एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, गेट लेवल, इनफैक्ट आईपेट लेवल तक के एग्जाम के अंदर, जो अभी रिसेंट एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है आईपेट, उसमें भी ऑब्जेक्टिव के अंदर यहां से जो क्वेश्चंस कवर होंगे, सबसे पहले तो फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया के दोनों की एक्सेप्टेबल लिमिट्स, इनफैक्ट चारों की एक्सेप्टेबल लिमिट्स, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। ठीक, उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहां से बनता है कज़ाइल अमोनिया क्या होता है, जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया इज नोन एज कज़ाइल अमोनिया। ठीक है, चौथा पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि ब्लू बेबी डिजीज किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, तो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से आएगी हमारे पास में ब्लू बेबी डिजीज। राइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लू बेबी डिजीज में जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो ये कंपाउंड का नाम है आपके पास में मिथेमोग्लोबिनीमिया, विच इज ब्लू इन कलर। ये है आपके पास में हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन कंटेंट, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। राइट, एक प्रॉपर्टी और डिस्कस हम कर सकते हैं आज की क्लास में। देखिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट, राइट। देखो इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ा सा है समझने का भी क्या है, इनफैक्ट याद रखने की चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बोलता है कि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन पानी में कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से दांतों पे इफेक्ट पड़ने स्टार्ट हो, जैसे कैविटीज वगैरह पड़ जाती है तो वो इसकी कमी की वजह से भी होती है, और कई बार दांत टूटने स्टार्ट कर जाते हैं, पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी इसकी एक्सेस की वजह से होता है। तो मतलब इसकी एक परमिसिबल लिमिट जो है, उस परमिसिबल लिमिट तक जो फ्लोराइड कंटेंट है ये पानी में हर कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये बोलता है कि अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड कंटेंट इज नेसेसरी। फ्लोराइड कंटेंट इज नेसेसरी, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ के लिए कम से कम 1 मिलीग्राम पर लीटर तक का फ्लोराइड तो पानी में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर आगे बोलता है कि अगर यही कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए,
इसी फ्लोराइड कंटेंट की, फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, इसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेसिकली डेंटल फ्लोरोसिस। ठीक है, तो वो जो दांतों में प्रॉब्लम होगी वो जनरली हम लोग लिखते हैं डिके ऑफ टीथ टेक्स प्लेस व्हिच इज नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस, या फिर मोटलिंग ऑफ टीथ भी उसी को बोलते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगी तो आपके पास में आएगा डिके ऑफ टीथ, डिके ऑफ टीथ टेक्स प्लेस। और डिके ऑफ टीथ अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको नाम क्या दिया गया था, इसको मैंने नाम बताया विच इज नोन एज मॉटलिंग ऑफ टीथ, मॉटलिंग ऑफ टीथ, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगला इसका तीसरा पॉइंट ये है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 4.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए। देखिए इस पॉइंट को कुछ लोग इसको लिख देते हैं 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए, कुछ 4.5 लिख देते हैं, कुछ 5 लिख देते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। ऑन एन एवरेज लगभग 4.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर इसकी कंसंट्रेशन होती है तो ये क्या करता है, हड्डियों में प्रॉब्लम करनी स्टार्ट करता है। जो बोन्स होती है ना ह्यूमन बॉडी में, उन बोन्स का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जो बोन्स हैं बेसिकली, जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां ऑटोमेटिकली धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम देखने मिलती है जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पर्सन हैं। इनमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज के बाद में बॉडी के अंदर ही जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां ऑटोमेटिकली डिके होनी स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे इनका साइज श्रिंक हो जाता है। साइज श्रिंक होने के साथ में कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका एक रीजन कहीं ना कहीं फ्लोराइड कंटेंट, जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन है, इसकी एक्सेस क्वांटिटी भी हो सकती है। तो अगर कंसंट्रेशन 4.5 से ज्यादा है तो अब क्या एग्जिस्ट करेगा, डिके ऑफ बोन्स। डिके ऑफ बोन्स टेक्स प्लेस। अब ये जो डिके ऑफ बोन्स है, इसको नाम दिया जाता है, जैसे देखो ये था डेंटल फ्लोरोसिस, तो ये आ जाएगा आपके पास में बोन फ्लोरोसिस। बोन फ्लोरोसिस, ठीक। तो ये बना देखिए हमारे पास में फ्लोराइड कंटेंट का। तो अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास में इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगी, जहां तक ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हम इसके हिसाब से एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी कितनी लिखेंगे, हम लोग इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट लिखेंगे 1 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि यहां तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला ये। तो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड कंटेंट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसके बाद में रिजेक्शन लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन। इसके अगर कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं तो इसका कॉज फॉर रिजेक्शन मेरे पास जो रहेगा दैट विल बी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि 1.5 के बाद में तो ये प्रॉब्लम्स करेगा ना, और जब ये प्रॉब्लम्स करेगा तो हम लोग फिर इस वाटर को रिजेक्ट करके चलेंगे, राइट। तो बेटा आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के बारे में जाना, टीडीएस के बारे में। टीडीएस के बाद में हमने डिस्कस किया था क्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन कंटेंट। हमने टोटल 4 डिस्कस किया। क्लोराइड के बाद में नाइट्रोजन कंटेंट, और उसके बाद में हमने जाना है यहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट के बारे में। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कालिनिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एल्कालिनिटी, पीएच, हार्डनेस। सो नेक्स्ट जो क्लासेस होने वाली है, खास तौर पे अगली 2 क्लासेस, दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दैट क्लासेस ऑल्सो, राइट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। एंड इसी के साथ में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मैक्सिमम, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।